के साथ मैं पूरी साहब को स्टेज देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने जीवन में पेड़ ही पेड़ लगाए हैं। उन्होंने पेड़ काटने में विश्वास नहीं किया, पेड़ों का विनाश नहीं किया। जिस एरिया में पेड़ लगे हुए रहे उस एरिया को पावन जगह मानते हुए उसका आदर किया। वहां पर कभी गंदगी नहीं फेंकी, वहां कभी गंदा पानी नहीं फेंका, वहां कभी घर का कचरा नहीं फेंका। इतना उनमें आदर था वृक्षों के लिए, और यही कारण था कि इतने वर्षों तक ये संपदा संजो के हम लोग रख पाए। पर क्या वही बुजुर्ग जब ओल्ड एज में पेड़ कटने के बाद जिस तरह की एग्रीकल्चर हुई, जिसमें जितने टॉक्सिक मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए, और वही बुजुर्ग जब कैंसर से पीड़ित होकर अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तो वो क्या आकलन करेगा अपनी जिंदगी के रिजल्ट का? वॉज ही सक्सेसफुल, वॉज ही नॉट? अब मैं आपको उसका डायलॉग सुनाता हूं। सोफोक्लीज लिखते हैं कि किसी भी इंसान को अपने आप को तब तक खुशकिस्मत नहीं समझना चाहिए जब तक कि वो अपनी कब्र में अपनी खुशियों को अपने साथ ना ले जा सके। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी इंसान को अपने आप को तब तक खुशकिस्मत नहीं समझना चाहिए जब तक कि वो अपनी खुशियों को अपने साथ कब्र में ना ले जा सके। बिकॉज इफ ही इज डाइंग एज अ डिससेटिस्फाइड पर्सन, he might have enjoyed his life for 50 years, but it is of no value, because when he was dying, he was a very sad, very isolated, very lonely, very sick person. All the values which he got from life, they just went waste. अब मैं अपने इस आज के मेन मुद्दे पे आता हूं। अधिकतर बातें सुषमा जी ने कवर कर ली, मैं थोड़ा सा उनको आपको बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। उसमें से कुछ पंक्तियां मैंने आज मॉर्निंग में ही जब इसकी तैयारी कर रहा था तो लिखी हैं कि जमीन पे ठोकर लगा रहा था, जमीन पे ठोकर लगा रहा था, वो सूखी मिट्टी उड़ा रहा था। जमीन पे ठोकर लगा रहा था, वो सूखी मिट्टी उड़ा रहा था, और पुराने दरख्तों को काट कर वो हवा में बच्चे झूला रहा था। क्योंकि पेड़ ही नहीं बचा तो झूला किस पे लगाएगा? हवा में हाथ से झूला रहा है बच्चे को, अपने नाता नाती को, तो पेड़ ही नहीं है उसके पास में घर के आसपास जहां झूला लगा सके। चार पंक्ति और सुनिए। पेड़ के नीचे मिलकर बैठे हैं, ऐसे तो अब लोग कहां? पेड़ के नीचे मिलकर बैठे हैं, ऐसे तो अब लोग कहां? और अगर कुछ मिल भी जाए, ऐसे अब वो पेड़ कहां? पेड़ कहां से लाएंगे वो पीपल का जिसके नीचे बैठेंगे? एक किसी और शायर का शेर है, वो मेरे को याद आ गया अभी बात बात में, कि आखिर उसकी सूखी लकड़ी एक चिता के काम आई। आखिर उसकी सूखी लकड़ी एक चिता के काम आई, हरे भरे किस्से सुनते थे जिस पीपल के बारे में। तो ये हमारी लाइफ की हकीकत है, हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम पेड़ों के बिना रहने की आदत डालते जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बसाते जा रहे हैं, नए नए डेस्टिनेशंस के लिए नई नई बड़ी बड़ी हाईवेज और मोटरवेज बनाए जा रहे हैं, जिनसे हम बहुत जबरदस्त टोल टैक्स वसूलते जा रहे हैं। बट एट व्हाट कॉस्ट? हमने जो पेड़ काटे हैं, क्या इस टोल टैक्स का इस्तेमाल हम नए पेड़ लगाने के लिए करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में एक नियम है, अगर आपको एक पेड़ काटना है तो यू हैव टू राइट अ लेटर टू द गवर्नमेंट, and with that you have to give them a proof that you have planted 10 trees 2 years ago. Then they allow you to cut one tree after 2 years. तो ये जागरूकता और अपने कल को देखना, उसके अंदर से कुछ वैल्यू निकालना, वो वाली बात है। अब मैं देखता हूं, मैं जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहता था, कोई प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं है। एक मैंने थोड़ी गूगल अंकल से मदद मांगी थी आज मॉर्निंग में, उन्होंने मुझे एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे को बाई चांस मिल गई। 2020 की रिपोर्ट है वो। तो वो लगे या ना लगे, मैं आपको उसके मेन पॉइंट बता दूंगा। लगेगी तो मैं लगा भी दूंगा।
चलिए मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं। वो रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020। अब जैसे सुषमा जी ने भी पूछा था, मैं आप लोगों से सबसे सवाल पूछता हूं, जब हम जंगल की बात करते हैं हमारे जहन में क्या आता है? जंगल हमें क्या देता है? हमें जंगल से क्या क्या मिलता है? पानी मिलता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे को आजीविका नहीं मिलती, पर यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले 90% लोगों को जंगल से आजीविका मिलती है। आपके लिए ये न्यूज होगी मेरे ख्याल से। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनमें से 90% लोग अपनी आजीविका के एक बहुत बड़े सेगमेंट के लिए जंगल पर निर्भर हैं। वो या तो लकड़ी बटोर के लाते हैं सूखी हुई, या कोई गोंद निकाल के लाते हैं, या कोई पत्ते तोड़ के लाते हैं, बीड़ी बनती है, या कोई ऐसा फ्रूट लेके आते हैं जिससे कोई मेडिसिन बनती हैं, कोई फलियां तोड़ के लाते हैं, और नहीं तो वो वहां से जाके गोबर बीनते हैं, जो जंगली जानवरों का गोबर होता है वो इस्तेमाल करते हैं किसी उपले बनाने में या किसी में, और उनको बेचते हैं। क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को ये रोकते हैं, या आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा नाश कर रहे हैं। दिन में हमारे घर में 4-4 एसी चलते हैं, और हम क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज। ये क्या क्या जमा करते हैं अपने अंदर? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे सोख लेते हैं उसको। पानी, सॉइल के नीचे ये स्पॉन्ज की तरह वर्क करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। सुषमा जी ने बताया इसके पत्ते बहुत सारा पानी सोख लेते हैं, फिर ड्रिप ड्रिप करके गिराते हैं नीचे बरसात के वक्त पे। यू विल बी सरप्राइज, इनकी जो बार्क होती है वो भी पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उस पर बहुत सारी फंजाई उगती है बाद में, वो फंजाई भी उस एकोसिस्टम में कोई अपना अपना रोल प्ले करती है। उस पर कोई ना कोई इंसेक्ट डेवलप हो जाता है जिसका वो फॉडर है, जिसका वो फूड है। इस तरह से इकोसिस्टम की एक चेन चल रही है। पर फिर भी हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं और उनका विनाश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कहीं ट्रेवल करिए, बाय रोड आप ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, रास्ते में आप फैमिली में से किसी को पानी पीने के लिए, कोई रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए, या फॉर एग्जांपल वॉशरूम जाने के लिए रोकनी पड़ी कार। अब जंगल में तो सुनसान एरिया में वॉशरूम होता नहीं है, यू गो नियर अ श्रब और समवेयर। आप सबसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको उस झाड़ी में क्या मिलता है लगा हुआ? दावे के साथ कहता हूं सबको मिलेगा। कहीं भी ट्राई कर लीजिए, एक झाड़ी हिंदुस्तान की नहीं बची जहां पर आपको वो चीज ना मिले। एक पॉलीथीन की थैली फंसी हुई मिलेगी आपको, वहां पर गुटखे के पैकेट मिलेंगे आपको। किसी भी झाड़ी के पास रुक जाइए, आप ट्राई कर लीजिएगा, शांत से सुनसान एरिया में। कर क्या रहे हैं हम? डिग्रेडेशन कर रहे हैं उस लैंड का। उसने तो गलना नहीं कभी भी, वहां पर फूट रहा था, उसको नहीं फूटने देंगे। अगर वो इतनी बड़ी थैली है, उसने अगर मिट्टी में अपनी जगह बना ली, उस जगह से तो कोई अंकुर नहीं फूटता आने वाले 100 साल तक। पेड़ों का सिस्टम है, पेड़ अपने आप जनरेट करते हैं ये चीजें। बीज गिरता है, पंछी बीज खाता है, बीट करता है, बीट के साथ बीज जर्मिनेट होता है जमीन में। जो थैली पे बीट गिर गई वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा बीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब अगर मैग्नीफाई करके देखें तो वो लॉस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा? वी हैव टू टेक सम वेरी वेरी बोल्ड स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स, ताकि जंगलों का विनाश, उनकी कटाई और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां पर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं अंदर उसके, कीड़े मकोड़े, जो उसको एक पेड़ की किसी चीज को वो खा रहा है, उस कीड़े को कोई दूसरा कीड़ा खा रहा है, उससे कोई चिड़िया पल रही है, उससे कुछ चिड़िया फिर बीज खा रही है, फिर वो कहीं जाकर बीट दे रही है, फिर वो किसी क्रॉप को जर्मिनेट कर रही है, किसी फूल का पराग ले रही है, दूसरे फूल पे बैठ रही है। ये पूरा एक सिस्टम है जो 24 घंटे प्रकृति चलाती रहती है विदाउट टेकिंग एनी बिल फ्रॉम अस। हम एक बल्ब जलाते हैं, हमारे घर पे बिजली विभाग बिल भेज देता है 5,000 रुपए का, 4,000 रुपए का। हम जिस दिन बिल आता है हमारे घर में सब मायूस होकर बैठ जाते हैं, ओ माय गॉड इतना बिल कैसे आया। सब उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं। सबसे ज्यादा लाइट ये जलाता है, ये एसी बंद नहीं करता, ये गीजर बंद नहीं करता, ये पंखा बंद नहीं करता।
नेचर आपसे इस चीज का कोई बिल मांगती है? बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल, वी हैव द राइट टू वेस्ट इट, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनी मनी। हम नाटक करते थे, हम पहले फ्री में नाटक दिखाते थे लोगों को। लोगों ने कहा फ्री में नाटक दिखाना बंद करिए, क्योंकि जो फ्री में नाटक देखने आता है उसको उस नाटक की वैल्यू नहीं डलेगी कभी। आप नॉमिनल टिकट रखिए, 5 रुपए का रखिए, रखिए तो सही। हमने टिकट रखना शुरू किया और हमने ये चेंज महसूस किया। जो चीज फ्री में मिलती है लोग उसका आदर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम जो ये चीज कर रहे हैं इससे सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं जुड़ा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनके घर में ग्रैंड चिल्ड्रन है? कोई हाथ खड़ा करिए। सोनी जी के घर पे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे घर पे ग्रैंड चिल्ड्रन है। आप कितनी मोहब्बत करते हैं सर उनसे? अपनी जो जान है ना वो उनमें अटकी रहती है। क्या हम उनको कल ऐसी जमीन और ऐसा मुल्क दे के जाना चाहेंगे जहां से वो पढ़ लिखने के बाद सोचें यार यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, कनाडा चलते हैं ग्रीन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं ग्रीन कंट्री है, और वहां जाने के बाद कभी ना आए? और ये हो रहा है। मेरे रिलेटिव्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए हैं परमानेंटली। फॉर दिस रीजन, वो कहते हैं, एक ही वर्ड है उनके मुंह में, वो कहते हैं फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब, कहता है खाना, हवा, आबो हवा, पानी, घूमने की जगह, हर चीज साफ, टॉक्सिक मटेरियल्स का यूज बहुत कम। ये सब चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी। आपको अगर स्टेटस की बात करें, टेक्निकल एस्पेक्ट पे आ जाए थोड़ा सा, तो जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारी जो ग्लोबल लैंड है उसका 31% है। बाकी बहुत सारी जमीन समुद्र ने घेर रखी है। 31% जो है जमीन जो है वन क्षेत्र है। उस टोटल फॉरेस्ट एरिया में से जो टोटल एरिया है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। अब मैं आप सुषमा जी, आप जानती हैं आपके हिस्से में कितना वन है? मैं बताता हूं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आज मिला है। नहीं जानती। आपके हिस्से में 50 गुना 100 मीटर का एक वन आपके हिस्से में है, एक व्यक्ति के 5000 स्क्वायर मीटर। अच्छा। एक एक इंसान, जो टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, टोटल वन क्षेत्र को अगर उससे भाग दिया जाए तो उसके हिस्से में आता है 5000 स्क्वायर मीटर। अब मैं एक चीज पूछता हूं, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है डॉक्टर साहब? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। माँ का दूध बाद में पिएगा, आते ही पहली सांस लेगा, रोएगा, पहली सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है। जिस तरह से हम ये ऑक्सीजन गजलर्स पैदा कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन सप्लायर कहां से आएगा? अगर ऑक्सीजन सप्लायर खत्म हो जाएगा और जो ऑक्सीजन गजलर्स हैं हमारे जैसे, दैत्य बोलना चाहिए जिनको, जो इस धरती की सारी ऑक्सीजन को पीते जा रहे हैं। दैत्य इसलिए कि उगा नहीं रहे हैं, पीते जा रहे हैं, सिर्फ खाने में विश्वास कर रहे हैं, पैदा नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? जंगलों से। जो हाफ ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया है ना, वो 5 मुल्कों में केंद्रित है। ये जो मैंने 5000 स्क्वायर मीटर आपको बताया है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल ज्योग्राफिकल एरियाज नहीं है। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो लाश को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। कभी हमने सोचा क्यों दफनाते हैं? दे डोंट हैव वुड, पेड़ है ही नहीं, जलाएंगे कैसे? तो इस्लाम ने ये धारणा बना ली कि हमको जो है दफनाना है। दैट वाज अ नेसेसिटी फॉर देम, दे डिड नॉट हैव एनी वुड एट ऑल। वो मुस्लिम जहां जहां ट्रेवल किए, इस्लाम जहां जहां आया वहां पर वो प्रथा आई। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, डू यू नो, इज देयर एन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम इन योर टाउन वेयर यू लिव? यस। Then go and find out one very interesting fact. How many people prefer doing the last rites by electric crematorium, and how many people prefer still doing it by wood? Very few people prefer electric one. Because they say कि साहब मोक्ष नहीं मिलेगा हमको, जो
कर्मकांड करना है, पंडित जी से करवाना है पिंड, और वो सब वो हम नहीं करवा पाते हैं। कपाल क्रिया कैसे करेंगे? एज इफ आत्मा कपाल क्रिया के बाद रिलीज होती है। क्रिया नहीं करेंगे तो आत्मा इसी स्कल में फंसी रहेगी, वहां जले हुए स्कल में। ये भ्रांतियां समाज से दूर करनी होंगी। ये गैस वाले जो क्रेमेटोरियम्स हैं और इलेक्ट्रिक वाले क्रेमेटोरियम्स हैं, उनको प्रमोट करना पड़ेगा हर शहर में। लोगों को कि वहां पर 3-3, 4-4, 5-5 हर एरिया में अवेलेबल हो, ताकि लोग उसको फ्रीली यूज कर सकें। तो जान के हैरानी होगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है लकड़ी कटने का, क्रेमेटोरियम्स में जो लकड़ी चाहिए होती है। वर्ल्ड का 2/3 फॉरेस्ट कवर 10 कंट्रीज में फैला हुआ है, और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें हिंदुस्तान का भी नाम है। पर खुश होने की जरूरत नहीं है, ताली मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? That contributes, India contributes only 1.8% of the total forest cover globally. और हम पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत ज्यादा। We are the second largest population in the world, and we are 10th in that list. We are last. We are 10th. We are just 1.8% forest cover country in the world. So if we calculate इन रिस्पेक्ट टू दिस के आज मेरे घर में 10 आदमी है और मेरे घर में 1 किलो आटा है, मैं उनको खाना कैसे खिलाऊंगा? नहीं खिला सकता। अगर मेरे देश में इतनी करोड़ जनसंख्या है और मेरे पास सिर्फ 1.8% फॉरेस्ट कवर है, तो मैं उनको ऑक्सीजन कैसे दूंगा? ये कभी क्यों नहीं सोचते हम? रोटी के लिए तो सोच लेते हैं, फटाफट भाग के आटा लेके आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा देसी भाषा में इसी तरह बात करूं तो ये चल रहा है ना आपको? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब आप एक चौंकाने वाली बात है कि ये तो हमको पता लग गया भाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है। और फ्लडिंग एक ऐसा साइकिल है कि फ्लड अगर आता है तो अगले साल उससे भी जल्दी आता है, उसके बाद अगली बार, साल नहीं, अगली बार उससे भी कम पीरियड में आता है। उसका रीजन है कि जब फ्लडिंग होती है तो बहुत सारा सॉइल इरोड होके उन वाटर चैनल्स में डिपॉजिट हो जाता है। नदियां हैं या कैनाल्स हैं या झीलें हैं या जो भी हैं वाटर बॉडीज हैं, उनमें वो जमा हो जाता है। कुछ नेचुरल कैविटीज होती हैं अर्थ में बनी हुई, 4 पहाड़ों के बीच में एक वैली है, बरसात आएगी पानी अपने आप ही भर जाएगा। वो कटोरा है, एक तरह से कटोरा बना हुआ है, नेचर ने बना रखा है। फ्लडिंग हुई, उस कटोरे का क्या हुआ? कटोरे में पूरे में सिल्ट जमा हो गई। अगली बार बारिश आई, पानी कहां जाएगा? वो वाला नीचे। और जब वो नीचे जाएगा उस सिल्ट को और साथ ले जाएगा, ऊपर की सिल्ट को वापस वहां भर देगा। तो इस सिल्ट ने इन आसाम एंड इन द बंगाल एरिया, देयर आर many एरियाज which have completely disappeared. गांव के गांव डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वहां जमीन थी पुरखों की, रहते इतने सालों से, ओवरनाइट गॉन। ये घर हो गए, घर भी गए, जमीन भी गई। जमीन अब गवर्नमेंट कहां से जमीन दे उनको? गई वो तो समुद्र में हिस्सा बन गई, नदी का हिस्सा बन गई। मैं आज पढ़ रहा था, एक आसाम में एक आदमी ने 1979 से जिम्मा लिया। उसका मेरे पास नाम और उसकी एक वीडियो भी है, पर अभी इतना टाइम नहीं है हमको देखने का। 79 से वो अकेला आदमी, उसने पूरा फॉरेस्ट लगा दिया अपने गांव में। एक अकेले आदमी ने 1979 से लगा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको पुरस्कृत किया है, और भारत सरकार ने भी किया है। अब अगर हम बात करें कि हमको जंगल से जो वहां नेटिव कम्युनिटीज रहती हैं उनका, और जो हम अर्बेनाइट्स है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, हमारा उनका सालों से झगड़ा चल रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं, वो जनजाति के लोग हैं या आदिवासी हैं, जो भी हम उनको, वो कुछ चीजों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है प्योरली। फूड, फॉडर, शेल्टर, फ्यूल, एनर्जी, मेडिसिन,
और आय का साधन, ये सारी चीजें उनको जंगल से मिलती हैं। और वो आपकी किसी चीज में हस्तक्षेप करते नहीं, अर्बनाइट्स की। करते हैं तो बताइए। वो सिर्फ ये कहते हैं हमको यहाँ शांति से रहने दो, हम जो काम कर रहे हैं हमको करने दो, हम इसमें से अपनी आजीविका भी ढूंढ लेते हैं। कोई टोकरियां बना लेते हैं लकड़ी लाके, कोई बेले लाके, कुछ रस्सियां बना लेते हैं, कुछ भी वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्राफ्ट्स अपनी। ठीक है। अब हम अर्बन वालों को लकड़ी से क्या क्या मिलता है, अब इस पे आ जाइए आप। वो जंगल क्या देता है? सबसे पहले बहुत शर्मनाक, हमारे घर का फर्नीचर, ये हमको जंगल से मिलता है। हमारे घर की बनने के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, लकड़ी इस्तेमाल होती है, बल्लियां लगती हैं, फंटे लगते हैं, सब जंगल से आते हैं, जो वापस चले जाते हैं, रिसाइकल होते हैं, पर लगते हैं, कटाई तो करते हैं वो भी। क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्शन मिलता है हमको, उनको तो क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन चाहिए नहीं, उनको तो भरपूर ऑक्सीजन में रह रहे हैं वो तो। हम पोल्यूटेड सिटीज में रह रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा नाश भी हम कर रहे हैं, एसी चलाते हैं, कारें चलाते हैं, दुनिया की पॉलिथीन जलाते हैं सड़कों पर, क्योंकि पॉलिथीन के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है, जैसे मर जाएंगे हम पॉलिथीन हमारे जीवन से चली गई तो। दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां जो ट्रीज से निकलती हैं, वो डॉक्टर साहब ज्यादा बता सकते हैं, पेनिसिलिन है, कुनीन है, बहुत सारी दवाइयां पहले के जमाने में पेड़ों से ही उत्पन्न हुई। और हमारे लिए सो कॉल्ड अर्बनाइट्स के लिए टूरिस्ट प्लेस, कहाँ जा रहे हो जी? वहां उसमें उसमें जा रहे हैं साहब, गिर फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अरे वाह यार, बड़े रिच पीपल हैविंग लग्जरियस आउटिंग्स। उसके बाद हमारे को जो पानी के लिए जो साधन इकट्ठा होता है हमारे पास में सिटी में, अल्टीमेटली तो नीचे से ग्राउंड वाटर से आता है। उसको कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? हमारा नियर बाई कोई ना कोई फॉरेस्ट एरिया उस वाटर टेबल को मेंटेन करवाता है, क्योंकि वो पानी को सोखता है स्पंज की तरह, फिर धरती में धीरे धीरे छोड़ता है, जिधर ढलान होता है उधर पानी चला जाता है। ये नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है सिस्टम। फिर ये सॉइल इरोजन को कर्ब करता है, उसको रोकता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डैम्स के अंदर, वाटर कैनाल्स के अंदर, इरिगेशन कैनाल्स के अंदर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, उसको रोकता है। ये पेड़ इतने जबरदस्त कंट्रीब्यूटर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने समस्याएं 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 तो बता दी, हल क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हमारे काम के लिए तो, काम में तो हमारे हल ही आएगा। समस्या मैग्नीफाई करके बताते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम सब लोग डर के सोएंगे आज रात को, कल सुबह फिर भूल जाएंगे अखबार में कुछ पढ़कर। बट जो मेन चीज है कि हमको इसके लिए हल ढूंढना पड़ेगा। अब बहुत सारे हल हैं वो जो हमारे हाथ में है, बहुत सारे हल हैं वो हमारे प्रतिनिधियों के हाथ में, जिनको हम चुन के भेजते हैं, गवर्नमेंट्स के हाथ में। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पेड़ों को, कटाई को, उसके डिग्रेडेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है, जो मैं आज तक समझा हूं, जो मैम ने भी अभी उसको रेफर किया था कि दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ते रहते हैं। वो लड़ते क्यों मैडम? फॉर मनी। वो इसलिए नहीं लड़ते कि उनको भारत की चिंता है, उनको वन विभाग वाला इसलिए नहीं लड़ता कि उसको वन की चिंता है कि वन सुरक्षित होना चाहिए। एग्रीकल्चर वाला इसलिए नहीं लड़ता कि कृषि को उत्थान है देश की। वो जब तक अड़ंगा नहीं लगाएंगे तो उनकी आय कैसे होगी 2 नंबर की? अच्छा, जो करप्शन है वो मेन पॉइंट है, जो लैंड यूज चेंज के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स में जो अड़ंगा लगा देते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट है वो अड़ंगा लगा देता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अड़ंगा लगा देता है। उनका पर्पस अगर ये प्रोडक्टिव हो जाए ना तो ये देश की कायाकल्प हो जाए। उनका पर्पस प्रोडक्टिव नहीं है, उनका पर्पस नेगेटिव है। वो कुछ अपने लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अड़ंगे लगाते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज हैं वन में रहने वाली, वन के आसपास रहने वाली, उनकी दूसरे समाज को और गवर्नमेंट को इज्जत करना सीखना पड़ेगा, उनके राइट्स को समझना पड़ेगा। वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत इलिटरेट हैं, जंगल के साथ रहना सीख चुके हैं, अपनी आजीविका उससे रन कर लेते हैं बिना किसी प्रभाव को डाले हुए। जंगल में वो दोहन करते हैं तो उनको मालूम है दोहन कैसे करना है जंगल का। दोहन नहीं करते हैं जंगल का, क्योंकि वो उस कम्युनिटी को नो हाउ है,
कि पेड़ों को कैसे प्रिजर्व करना है, इसमें से क्या चीज ली जा सकती है, क्या चीज नहीं लेनी है। उनके पुरखों ने उनको सिखा रखी है ये बात। अब फूड सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी दीदी अक्सर कहती रहती हैं खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वीट खाना है, ग्लूटन है, ये है, खाना है नहीं खाना है, चावल खाना है, मोटा अनाज खाना है, कौन से मौसम में क्या खाना है। अगर सारी दुनिया में हम इसी तरह से, जैसे ऑक्सीजन गजलर्स पैदा कर रहे हैं, हम फूड गजलर्स भी तो पैदा कर रहे हैं ना। इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको फूड भी देना है। दे वुड नीड अ ब्रेड इन द मॉर्निंग, दे वुड नीड अ पराठा इन द आफ्टरनून, उसके लिए गेहूं चाहिए। व्हाट आर वी डूइंग? ये एक विशेष साइकिल में हम फंस गए हैं। हमको ज्यादा उत्पादन करना है, क्योंकि हमारे पास फीड करने के लिए बहुत सारे माउथ बढ़ते जा रहे हैं हर साल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फार्मिंग के लिए लैंड एरिया बढ़ाते जा रहे हैं फार्मिंग का, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिशत है वो जो बीफ खा के जिंदा रहती है। वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनको बीफ चाहिए चाहिए डेली। बीफ इज पार्ट ऑफ देयर डेली मील। तो उनके लिए रेंचेस बनेंगे जहां पर वो कैटल फार्मिंग होगी। तो कैटल फार्मिंग कैसे होगी अगर आपके पास खेत नहीं है? तो पेड़ों को काट दो जंगल के और यहाँ पे कैटल फार्मिंग कर दो। जंगल में बहुत उपजाऊ फॉडर होता है, कैटल ग्रो बहुत फास्ट करता है। पेड़ काट दो और बाकी का इकोसिस्टम वैसे ही रहने दो। 2-5 साल में वो भी तबाह हो जाता है, क्योंकि 2-5 साल में वो कैटल खा खा के इतनी मोटी हो जाती है, चर्बी युक्त, और फिर उसकी कटाई हो जाती है, वो डाइनिंग टेबल पे आ जाती है। हमको हेल्दियर फूड हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ऑल्टरनेट फूड हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। और एक मजे की बात आपको बताऊं कि जिस तरह हम फूड को वेस्ट करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर है जो फूड प्रोडक्शन की डिमांड को बढ़ाता है, विच अल्टीमेटली स्लिप्स इनटू द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के अंदर रेंगते रेंगते पहुंच जाती है वो डिमांड, और उसको काटना शुरू कर देती है। एक मैं वाकया बताता हूं। एक हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया गए, वो बड़े रिच आदमी थे, वो उनकी साथ में उनकी फैमिली का वो हिस्सा भी था जो यहाँ रहता है और जो फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वो दे ऑल वर हैविंग अ पार्टी इन अ रेस्टोरेंट। उन्होंने खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया, जैसे हिंदुस्तानियों की हैबिट है। 5 प्लेट चिकन ले आओ, 5 प्लेट ये ले आओ, 5 प्लेट ये ले आओ, 5 प्लेट ये। खाना आ गया जी, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उन्होंने बिल मंगा लिया। वेटर उनको बिल दे के चला गया। जब वो उठ के जाने लगे तो जितना उन्होंने फूड ऑर्डर किया था उसका 60% फूड तो टेबल पे पड़ा हुआ था अनटच्ड। उनके पास वाली टेबल पे उनकी किस्मत खराब थी शायद उस दिन। ये मैं हकीकत का किस्सा सुना रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। उनके पास वाली टेबल पे उस सिटी की मेयर बैठी हुई थी, वो अपने फैमिली के साथ डिनर ले रही थी। वो उठ के आई, उसने उस फैमिली को रोका, क्या एक्सक्यूज मी, टेबल की तरफ इशारा करके बोला कि व्हाट इज दिस। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया था, दिस इज द फूड वी ऑर्डर्ड। देन व्हाई हैव यू नॉट ईटन इट? नो मैम, वी वर फुल सो वी कुड नॉट ईट इट, बट वी हैव पेड अवर बिल। उसने कहा सॉरी, दिस इज नॉट अलाउड हियर, इट माइट बी अलाउड इन योर कंट्री। You are eating the resources of my country. You can't waste them like that. Either you finish it off here right now. If you can't finish it off here right now, I will not allow you to get it packed and thrown in the garbage outside. Either you eat it just now, or I am booking you for an offense of wastage of national resources. And they were booked, and I think they had to pay $5,000 or something like that. हमारी शादियों में जाइए, ये हाल होता है। एक प्लेट में आदमी इतना खाना खा लेता है जैसे उसने 6 साल से खाना ही नहीं खाया, और उसके बाद उसको जो पसंद आता है वो खाता है, जो उसको नहीं पसंद आता वो उसको फेंकता है। तेरे को पसंद नहीं है तो पहले लिया क्यों तूने भाई? अभी इंदौर का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत से लोग इंदौर के बैठे हुए हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था, इंदौर में एक बहुत अच्छा किसी ने काम किया है। वो हर डस्टबिन के पास में अपने समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को खड़ा कर देते हैं। जो डस्टबिन होते हैं ना शादी वाली जगह में, जहां लोग अपनी प्लेटें और जूठन फेंकते हैं जाके, वहां वो किसी आईएएस को, किसी कलेक्टर को, किसी प्रतिष्ठित बिजनेसमैन को या समाज के किसी प्रमुख आदमियों को वो 10-15 डस्टबिनों पे सब पे ड्यूटी लगा देते हैं, आप यहाँ खड़े रहिए।
जब मैं गया, सपोज मैं थाली फेंक रहा हूँ अपनी, उसके अंदर उसमें खाना है, तो वो कहते हैं भाई साहब माफ करिए, इसको खाना पड़ेगा आपको, या तो खाइए इसको। नहीं, मैं जूठन तो फेंकने नहीं दूंगा। वहां पे टेबल लगा रखी है साइड में, हर डस्टबिन के पास में, उस पर खड़ा कराते हैं, अपने सामने खवाते हैं उसको, हाँ। तो आदमी को अक्ल आएगी कि मेरे को उतना ही भोजन लेना है जितना मेरे को खाना है। दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रेशर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बढ़ा पा रहे हो और इधर वेस्ट करी जा रहे हो, ये तो आप नुकसान में, आटे में और घाटा करते जा रहे हो ना धीरे धीरे। अब आपको वुडन फर्नीचर का ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अगर टाइम हो गया तो मेरे को बता दीजिएगा। नहीं, अभी आप बोलिए। अच्छा, वुडन फर्नीचर का हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपने पेड़ नहीं काटते हैं, वो इंडिया से इंडिया से फर्नीचर मंगवाते हैं। मेरे 4-5 दोस्तों की जोधपुर में और जयपुर में फैक्ट्रीज हैं, वो शीशम के फर्नीचर को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने उनसे पूछा, यार ये शीशम का वुड यहाँ से एक्सपोर्ट होकर फर्नीचर जाता है, तो उनके मुल्क में ये लकड़ी नहीं होती है क्या? वो तो हमसे भी ग्रीन कंट्रीज हैं। कहता है उन्होंने लॉ पारित कर रखा है, उनके वहां तो कट नहीं सकता, इसलिए वो आपसे मंगाते हैं। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? दूसरा मुल्क तो अपने पेड़ काट नहीं रहा है, आप अपने काट के उनको भेज रहे हो क्योंकि आपको 2 रुपए कमाने हैं। पेपर कंजम्पशन, मैडम ने तो चलो बहुत ऐसे एग्जांपल दिए थे जो ऑफिस के हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसमें पेपर वेस्टेज की मतलब कोई कोई हिसाब ही नहीं है। जहां पर एक टिश्यू पेपर उठाना है हमको हाथ साफ करने के लिए, हम 3-3 4-4 उठाते हैं क्योंकि किसी दूसरे के घर बैठे हुए हैं, हमारा खरीदा हुआ नहीं है वो, और वो हाथ पहुंच के 4 पेपर एक साथ फेंक देते हैं। कागज के लिफाफे से कुछ सामान आया, हम उसको सामान को निकालते हैं, कागज के लिफाफे को हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। व्हाई कांट वी रिसाइकल इट? व्हाई कांट वी गिव इट बैक टू दैट शॉपकीपर के, ये यार तेरे से 1 महीने में मैं सामान लेके गया था, ये 10-15 लिफाफे मैंने संभाल के रखे हैं, तू वापस ले ले यार इनको। दुकान वाला उसके बदले उनको ये क्यों नहीं कहता कि आप अगर मेरे को ये लिफाफे वापस करोगे तो मैं तो आपको 1 लिफाफे के पीछे 1 रुपया कम कर दूंगा आपके बिल में से। हमको इस तरह की छोटी 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 माइक्रो लेवल की चीजें अपनानी पड़ेंगी जिससे कि ये चीजें प्रमोट हो जाएं। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स का मैं आपको बता चुका हूं। कॉर्पोरेट फंडिंग और कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स को आगे लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को कहना पड़ेगा, आपको हम ये 50 किलोमीटर का एरिया गोद में देते हैं फॉरेस्ट का, आप इसका रख रखाव करिए, इसकी मेंटेनेंस करिए, इसमें किसी अनऑथराइज पर्सन को मत जाने दीजिए। हम ये कर सकते हैं कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, नगर निगम सिटी में 10-20 पार्क ऐसे बना दे जहां पर अलग 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 छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हों, और चबूतरों के बीच में आपको बोले जी आपके बच्चे का जन्मदिन है, इसके नाम से आज पेड़ लगाओ, और इस पेड़ पे नाम भी उसका लिखो, अंशुल मेहता। तो आप उस पेड़ को हमेशा अंशुल मेहता की तरह प्यार करोगे क्योंकि आपका पोता है। उस पर जाके लिख दो सुखविंदर सिंह, तख्ती लगा दो। वो सुखविंदर सिंह को तो आप मोहब्बत करोगे क्योंकि आपका पोता है, वो आप साल में 2 बार जाओगे देखने उस पेड़ को, मरा तो नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा, वहां का बागवान है, उसको 10 रुपए दे के आओगे, यार इस पेड़ का ध्यान रखना, मेरे पोते का नाम है इस पे लिखा हो। व्हाई कांट वी अडॉप्ट सच थिंग्स? एक बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, वो पेड़ नहीं काटने देती है। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन के बारे में। उनकी महिलाएं अगर कोई पेड़ काटने आता पेड़ों से चिपक जाती हैं, ऐसे जफ्फी डाल के चिपक जाती हैं, 4-4 महिलाएं चारों तरफ से, कि जिसको कुल्हाड़ी चलानी चला हो, पहले कुल्हाड़ी हमारे पे चलेगी फिर पेड़ पे चलेगी। तो इसको अपना धर्म बना लिया उन्होंने। उनके 29, इसलिए बिश्नोई कहलाते हैं। वो 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वाइल्ड लाइफ को टच नहीं करते हैं। हिरण उनके घर पे ऐसे आते हैं घूमते हुए, दूध पी के जाते हैं हाथ से, क्योंकि उनको पता, उनको भी फेथ आ गया है कि ये मारते नहीं है। जो हमारा अर्बनाइजेशन है उसको बड़ा प्लान करना पड़ेगा। हमारे शहर जब फैलना शुरू होते हैं तो किसी सेठ जी की तोंद की तरह से फैलते जाते हैं, और फिर फैलते हुए जंगल के पास पहुंच जाते हैं, फिर जंगल की ऐसी तैसी करनी शुरू, ठीक है ना। लोकल जॉब्स की अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी। आदमी गांव में रह रहा है या जंगल के पास रह रहा है, उसको आप वही जॉब दे देंगे तो वो अर्बनाइजेशन की तरफ नहीं भागेगा। वो कंप्यूटर का कोर्स करके और किसी मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, जयपुर जैसे शहर में नहीं बसेगा, जाके वहां जाके बसेगा तो उसकी घर की डिमांड एक क्रिएट हो जाएगी। उसका घर बनेगा तो जयपुर फैलता फैलता
पहाड़ी तक पहुंच जाएगा, पहाड़ी के पेड़ काटने लग जाएगा जयपुर। ये हो रहा है हमारे सब शहरों में, ये चीज हो रही है। पॉपुलेशन 37% सिंस 1990 बढ़ी है वर्ल्ड की। ये फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1990 से वर्ल्ड की पॉपुलेशन 37% बढ़ी है। और फूड डिमांड कितनी बढ़ी है? 40%। 40% फूड डिमांड बढ़ना किसको कहते हैं? इन अ पीरियड ऑफ से 90 से लेके अभी 20 साल में 30 years। 30 ईयर्स, 30 साल में अगर इतनी डिमांड बढ़ गई है फूड की, तो एग्रीकल्चर लैंड उतनी पैदा करनी पड़ेगी। उतनी एग्रीकल्चर लैंड कहां से लाएंगे आप? जंगलों को धक्का देंगे, के पेड़ काटेंगे आप। तो ये एक विशेष साइकिल है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको फूड चाहिए, फूड चाहिए, खेत चाहिए। खेत कहां से आएगा? पेड़ को काटो, पेड़ को काटोगे बरसात नहीं आएगी, बरसात नहीं आएगी सॉइल इरोड होएगी, दुनिया में क्लाइमेट चेंज आता रहेगा, गर्मी बढ़ती रहेगी, क्रॉप फेलियर होता रहेगा, क्रॉप पैदा नहीं होगी। और खेत बनाओ और बढ़ाओ ताकि और ज्यादा ब्रेड उत्पादन हो सके, और ज्यादा रोटी बनाई जा सके। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें से हम सब बुरी तरह से उलझे हुए हैं। सब मुल्कों की सरकारें और लोग, प्रबुद्ध लोग सोचते हैं इसके बारे में। करना क्या है? अपने अपने लेवल पर यूनाइटेड नेशंस भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज ने बेहतरीन काम करके दिखाया है और कुछ कंट्रीज बहुत बहुत पीछे हैं। हिंदुस्तान का नंबर उनमें है, हम बहुत पीछे हैं। और जिस जिस गैप को हम हर साल क्रिएट करते जा रहे हैं, उससे ये गैप बढ़ते 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 एक बार अनमैनेजेबल प्रोपोर्शन में आ जाएगा। उस वक्त हम कोई स्टेप उठाने भी चाहेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। लैंड यूज के जो चेंज है, लॉज के चेंज हैं, उनको बहुत इफेक्टिव बनाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को फॉरेस्ट लैंड को दूसरे लैंड यूज में चेंज करने के लिए टोटल नो हो जाए, बंद ही हो जाए। भाई फॉरेस्ट लैंड को हम कभी माइनिंग लैंड में या रेजिडेंशियल लैंड में या एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपको खेती करनी है, आप 2 मंजिला खेती करो, 4 मंजिला खेती करो। जैसे मकान भी तो बना रहे हो 20 मंजिल के रहने के लिए, करो 5 मंजिला खेती। निकालो कोई रास्ते, साइंटिस्ट को बोलो कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत जो ये ग्रीन होम्स बन रहे हैं आजकल पॉलिथीन के, उनमें तो मल्टी लेवल फार्मिंग हो रही है। यहाँ पर बैंगन लगा हुआ है, यहाँ बैंगन लगा हुआ है, वो ट्रेस लगा देते हैं, उसमें उगाते रहते हैं। तो उस तरह के रास्ते ढूंढिए आप, ठीक है। और इंसेंटिव्स और रिकॉग्निशन दीजिए जो लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज वहां रह रही हैं, उनको इंसेंटिवाइज करिए। उनको इस चीज के लिए फोर्स मत करिए कि वो भी जाके मकान की लेबर बन जाए शहर में जाके। वो अगर वहां पर वन में रह के और वन के उत्पाद से अपना जीवन जी रहा है, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो जाके अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप उसको वहीं इंसेंटिवाइज कर दीजिए कि तू अगर ये चीज लाके देगा ना, हमको गोंद 100 किलो गोंद लाके देगा, तू यहाँ पर केंद्र बना देते हैं हम, तो केंद्र तो तेरे को 1 किलो के इतने पैसे देगा, हम तेरे एक कार्ड में एंट्री करते जाएंगे, हम साल के एंड में तेरे को 50,000 रुपए दे देंगे अगर तेरा उत्पादन इससे ज्यादा हुआ। वो कभी भी नहीं जाएगा गांव छोड़कर शहर की तरफ। इस तरह की चीजें। और ये करेगा कौन? करने वालों की कमी नहीं। आप कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स को ले आइए, वो कर देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां वो करने को तैयार बैठी हैं। उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए पैसे का सही उपयोग हो रहा है। दान दाताओं की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, provided the money is used for the right cause and the right purpose without any hanky panky, they are ready to donate. जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी चीजों का, टॉक्सिक वेस्ट का फॉरेस्ट एरियाज में जाके डंपिंग करके आ जाते हैं। रात को ट्रकों में भरेंगे और ऑफलोड करके आ जाएंगे। उनको फॉरेस्ट नाके वाला रोकेगा, उसको 500 रुपए देंगे, अंदर जाके कचरा फेंक के आ जाएंगे। उस 50 मीटर एरिया में तो पेड़ों का नाश अगले 5 साल में हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी टॉक्सिसिटी है, वो खत्म कर देगा उसको। ये कुल मिला के कुछ बातें थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। और ये खत्म करने से पहले एक कविता मैंने आज ही लिखी है, अभी 10-15 मिनट पहले सेशन स्टार्ट होने के पहले लिखी है। वो इसी विषय पे थी। मेरा मन इतना इसको सबको पढ़ के अंदर से डिस्टर्ब हो गया था, तो मेरे से रुका नहीं गया। मैं वो आपको कविता सुनाता हूँ। मेरी वार्तालाप में कोई ऐसी ऊंच नीच हुई हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। कविता यूं है कि जब मैं छोटा बच्चा था, हर किस्से में सचमुच का एक जंगल मुझे डराता था। जब मैं छोटा बच्चा था, कहानियां नानी कहानियां सुनाती, दादी कहानियां सुनाती, उनमें इनवेरिएबली जंगल होता ही होता था कहानी में।
जब मैं छोटा बच्चा था, हर किस्से में सचमुच का एक जंगल मुझे डराता था। उस जंगल में शेर भी रहते थे और भूत भी और डायन भी। उस जंगल में शेर भी रहते थे और भूत भी थे और डायन भी। उस जंगल से मैं सचमुच में डर डर के सहम सा जाता था। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे जो भी चाहिए था उसके लिए जंगल काटा। जब मैं बड़ा हो गया तो जो भी मुझको चाहिए था उसके लिए जंगल काटा। मुझे सड़क बनानी थी या खान खोदनी थी गहरी, खेत बड़े करने थे या रहने को मकान बनाने थे, या काला धुआं उगलते हुए कुछ हैवान बनाने थे, या काला धुआं उगलते हुए कुछ हैवान बनाने थे, सबके लिए जंगल काटा। अब हाल हो गया है ये देखो, जंगल मुझसे डरता है, अब जंगल मुझसे